अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारे पास है 6 एंजाइम्स, चैप्टर का नेम है। आज हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो उसका पढ़ेंगे। तो मैं पहले रीसेंट 2 लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो आपको बता देता हूँ। जिन्होंने 2 लेक्चर सुने होंगे वो बखूबी इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि हमने सबसे पहले एंजाइम को डिफ़ाइन किया था कि एंजाइम्स हमारे पास ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनको कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज का मैंने बता दिया था, जो उसको बूस्ट करते हैं, उसको स्पीडी करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को, वो शुगर को लेकर पानी के अंदर हल करना और उसको टेम्परेचर देना। तो नॉर्मल सिचुएशन में शुगर लेट हल होगी, जबकि टेम्परेचर के दौरान वो उसको स्पीडी हो जाएगी, बूस्ट उसको लग जाएगा। ठीक है, तो आज भी हम एंजाइम्स के चैप्टर के अंदर ही उसका एक टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शंस के रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखते हैं कि हम लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल हमारे पास कौन कौन से हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं वो अवामल लिख देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल पे चलते हैं और फिर टॉपिक पे आते हैं, ताकि वो एग्जांपल के बाद आपको टॉपिक जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। तो फिलहाल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ऐसे मेरे पास फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। उसमें से सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। सेकेंडली मेरे पास है एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड लास्ट पे चलते हैं तो मेरे पास आएगा पीएच। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर एंजाइम एक्शन का रेट जो है वो असरअंदाज होता है। मैंने तीनों पॉइंट्स को अलग-अलग हाईलाइट कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और तीनों के तीनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उन पर जो है ना, ठीक है, रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो मैं ना आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे घरों में ये बड़ी नॉर्मल कॉमन सी एग्जांपल है कि दूध से दही बनाना, उसको जाग एक कहा जाता है। ठीक है, कि जाग लगाना या दूध से दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको टेम्परेचर में वेरीफाई करते हैं, फिर उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वेरीफाई करते हैं, देन उसकी पीएच में वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के अंदर इन तीनों टॉपिक्स के अंदर एक एक डेफिनेशन आएगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टेम्परेचर की बात करते हैं। मैं सबसे पहले एग्जांपल को गो थ्रू करता हूँ सारा, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। अब लेट्स सपोज जी, अगर हमने जो है वो जाग लगानी है, ठीक है, दूध को दही बनाने के लिए, हम क्या करते हैं दोनों सिचुएशन में, ठीक है, घरों में ये नॉर्मल होने वाला प्रोसीजर होता है हर घर में, जाहिर सी बात है। यहाँ आप इंडस्ट्रियल लेवल में चले जाओ, शॉप के पास चले जाओ, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें, वो क्या करता है, दूध को सबसे पहले टेम्परेचर देता है, ठीक है, नॉर्मल सा टेम्परेचर देता है जिसको नीम गर्म कहते हैं। ठीक है, इतना हाई लेवल का टेम्परेचर नहीं उसको देता। उसकी रीज़न क्या होती है कि बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर जो है उसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे पास मिल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होता है जी, टेम्परेचर हम क्या करते हैं उसके अंदर फिर दही डाल देते हैं। ठीक है, अब 2 सिचुएशन है हमारे पास, सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है, हम नॉर्मल कहीं भी उसको रख देते हैं, ठीक है, इजीली रख दिया जाता है कि ठीक है जी, इसको 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे या 8 घंटे का टाइम देते हैं, तो वो वापस जो है ना वो अपना रिएक्शन कंप्लीट होकर माइटोसिस और मियोसिस करके तो उसमें वो ग्रोथ होती रहती है, रैपिड बाइनरी फिशन, ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये सारे नाम पढ़े थे। तो उसके बाद वो दही बन जाता है। अब दूसरे पर चलते हैं जी, कि मेरे पास आता है एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है, अगर मतलब एंजाइम की रफ्तार को नॉर्मल रखकर तो सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दिया जाए उसमें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं उसको दही को मिकदार को कम कर देता हूँ और उसमें दूध बढ़ाता रहता हूँ, ठीक है,
एक प्रोसीजर आएगा, पहले वो दूध से दही बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दूध की मिकदार बढ़ाऊंगा वो क्या होगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है, रिएक्शन उधर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर एक्टिव साइट्स नहीं उसको मिलेंगी, ठीक है, जिस वजह से उसको नाम दिया जाएगा सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स का। लास्ट पे चलते हैं तो पीएच पे चलते हैं जी। पीएच कहते हैं उसकी एसिडिटी और उसकी अल्कलाइन बेसिक जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं कि या तो वो ज़्यादा एसिडिक नहीं हो गया या फिर वो ज़्यादा बेसिक नहीं हो गया। पीएच को वैल्यू जो है ना वो नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल रखेंगे तो वो इजीली जो है ना वो मतलब दही में जो खटास आती है हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, कि क्यों, अगर उसमें वो पीएच कम या ज़्यादा हो जाए, उसको टेम्परेचर कम या ज़्यादा मिलने की वजह से, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा मिलने की वजह से, या उसके अंदर जो है वो एंजाइम की मिकदार कम या ज़्यादा मिलने की वजह से उसकी पीएच में अगर फ़र्क आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर भी वो उसमें इफ़ेक्ट करेगा, उसकी डिस्टर्बेंस जो हमारे पास हम दूध से दही बना रहे हैं वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो नॉर्मल ह्यूमन का इंसानी टेम्परेचर जो है ना, बॉडी टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी इंसानी जिस्म जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहकर, इतने टेम्परेचर पर रहकर तो इजीली जो है वो अपना काम करता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ और उसमें टेम्परेचर को हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं जी क्या होता है कि जब मैं किसी चीज़ को टेम्परेचर दे रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसमें वो एंजाइम एक्शन की रफ्तार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज होकर हत्ता कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी जो एंजाइम एक्शन का रेट है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। तो इस टेम्परेचर पर उसको नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एक्शन की रफ्तार जो है वो मैक्सिमम हो जाती है उसको नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का। अब मैं क्या करता हूँ, हम कहते हैं लो जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम एक्शन में जो है ना उसका रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो लालच आ जाती है ना, तो एक पर्सन तो वो कहता है हम फिर क्या करते हैं, मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेंगे, क्या होगा, रिएक्शन ब्रेक डाउन होगा, उसके मालिक्यूल्स टूट जाएंगे, जिसकी वजह से फ़ौरन का फ़ौरन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ये सारे की एंजाइम एक्शन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और कम होते होते ग्रेजुअली ये जी ज़ीरो पे आ जाएगी, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है, यहाँ पे एक लफ्ज़ आएगा डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स का डीनेचर हो जाना। देखो मेरे पास ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को मैंने नाम दिया जहाँ पर उसकी एंजाइम एक्शन का रेट मैक्सिमम है, उसको मैंने नाम दिया उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर का। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम एक्शन का रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पीक पर जब पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम एक्शन का रेट जो है वो एक हद तक पहुंच गया। मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्शन डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ना ये इस तरह से, जैसे कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो बड़े अच्छे तरीके से खुराक को तैयार करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे जून जुलाई के महीनों में टेम्परेचर की जो ना वो शरह ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से वो क्या होता है, पौधे जो है वो डैमेज होने का चांस होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका टेम्परेचर के मुतालिक आ गया। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और दूसरा डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, डीनेचर हो जाना एंजाइम का, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। अब बात करते हैं जी एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। अगर मैं एंजाइम की जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर देता हूँ, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एंजाइम एक्शन में जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह से वो काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए भी अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मैं यहाँ से लेता हूँ जी, ये यहाँ पे मैंने एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाया, बढ़ते 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 इस तरह से ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो वैसे वैसे एंजाइम एक्शन का रेट भी बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ जी इसके साथ साथ ये जो रेड लाइन है मैं ये शो कर देता हूँ, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो एंजाइम एक्शन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, उसका रेट भी।
हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर आएगा, एक ऐसी पीक चली जाएगी जहां पर उसमें जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन उधर का उधर ही स्टिल हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात आ जाएगी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, मतलब नॉर्मल हद तक अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं, नॉर्मल हद तक उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, उसकी कंसनट्रेशन ऐड करते हैं, तो रिएक्शन नॉर्मल प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी जो है वो उसको एक लिमिट से इंक्रीज कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन उधर ही स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास दोनों का, मतलब जो जैसे जैसे वो हम मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उसमें एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये फाइनल हो गया। इसकी वजह क्या होती है, इसको चाहिए होती हैं एक्टिव साइट्स, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, एक्टिव साइट्स, ऐसी जगह जहाँ पर एंजाइम जो है ना फ़ौरन जाकर रिएक्ट करते हैं और उनके साथ मिलकर तो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। जब ये एक्टिव साइट ही नहीं उसको मिलेगी, ठीक है, तो फिर उस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस पोजीशन पर इसको नाम दिया जाता है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। ओके हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट पे चलते हैं पीएच। हर एंजाइम, एवरी एंजाइम वर्क्स एट देयर मैक्सिमम रेट इन द नॉर्मल पीएच वैल्यू दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। उसको नाम दिया जाता है ऑप्टिमम पीएच का, कि अगर कोई भी एंजाइम अपनी नॉर्मल शरह पे, नॉर्मल पीएच पे काम करता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको नाम दिया जाता है ऑप्टिमम पीएच का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम ऑप्टिमम, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था ना वैसे ही ऑप्टिमम पीएच। पीएच वैल्यू बेसिकली बताती है उसके एसिड या बेस होने को, कि मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है। नॉर्मल जो पीएच होती है, ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स हमारे पास या ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच नॉर्मल होती है, ठीक है, उनको यानी कि ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, उनकी पीएच 7 होती है। जैसे वाटर है ना पानी, तो पानी ना एसिडिक है ना बेसिक है, इस वजह से उसकी पीएच जो है वो 7 होती है। ठीक है, इससे पीछे चले जाएंगे तो एसिडिक है, इससे ऊपर चले जाएंगे 7, 8, 9, 10 तो वो बेसिक होता जाता है, पीछे आते जाओगे तो वो एसिडिक होता जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। एक उसका टेम्परेचर के बारे में, एक हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में और लास्ट पे उसकी पीएच के बारे में, कि ये तीनों की तीनों चीज़ें एंजाइम एक्शन के रेट पर इफ़ेक्ट करती हैं और एंजाइम एक्शंस के अंदर जो है उसकी रफ्तार को कम या ज़्यादा करने का बायस बनती हैं। अगर तो नॉर्मल हद तक उसको टेम्परेचर मिले, नॉर्मल हद तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिले, नॉर्मल हद तक उसकी पीएच रहे, तो ये तीनों जो है ना फैक्टर एंजाइम की जो रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग का बायस बनते हैं। लेकिन अगर यही जो है इनकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी जाए नॉर्मल पोजीशन से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है ये भी उसको डीनेचर कर देता है, एंजाइम की रफ्तार को रोक देता है। नॉर्मल हद से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिले तो ये भी उस रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर देती है, और उसकी पीएच भी अगर नॉर्मल हद से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर 2 मैं पीएच का नाम लेता हूँ, एक मेरे पास है ट्रिप्सन, ठीक है, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, और एक दूसरा है एसिडिक मीडियम में काम करने वाले। ठीक है जी, तो ये 2 इस तरह, मतलब अल्कलाइन मीडियम में जो हमारे पास एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है, उनका वो जो है ना वो अल्कलाइन में ही रह के करेंगे। अगर वो बेसिक में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो है ना वो काम, सॉरी एसिड में चले जाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं करेंगे। और इसी तरह जो है वो हमारे पास जो एसिडिक मीडियम के हैं वो अगर इधर आ जाते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम होता है उसको नाम देते हैं पेप्सिन एंजाइम का। ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में काम करते हैं। पेप्सिन एंजाइम क्योंकि एसिडिक मीडियम में काम करता है तो उसका कोई काम नहीं है बेसिक मीडियम में आकर तो वो अपना रिएक्शन प्रोसीड करे। इसी तरह ट्रिप्सन एंजाइम जो है अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो ये रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओवरऑल आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम रेट एक्शन पर इफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।